हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हो, एग्जाम हो या बिजनेस मीटिंग हो, हमारा दिमाग उन सभी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देता है जो गलत हो सकती हैं? यही चिंता है, और आज की इस फास्ट लाइफ में यह चिंता हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। पर सुनिए एक कहानी। एक दिन राजन ऑफिस में अपने बॉस के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूल गए हैं। उनका दिल जोरों से धड़कने लगा, हाथों से पसीना बहने लगा। वो बैठ गए और सोचने लगे, क्या बॉस मुझे निकाल देंगे? क्या मेरा करियर खत्म हो जाएगा? लेकिन असल में क्या हुआ? बॉस ने तो उनके प्रेजेंटेशन की तारीफ की, यानी राजन ने जो सोचा वो सच ही नहीं था। ठीक यही बात डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में एक्सप्लेन की है। आज आप इसी अमेजिंग बुक को पूरा सुनेंगे। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे चिंता को हमेशा के लिए खत्म करें, जीवन को एंजॉय करना सीखें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का साइंटिफिक तरीका अपनाएं, लोगों से बेहतर रिलेशनशिप्स बनाएं। अब हम बात करते हैं उस मैजिकल फॉर्मूला की जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। अध्याय 1, मौजूदा दिन के भीतर ही जीना सीखें। कल की चिंता में आज का अमूल्य समय मत गंवाओ। ये शब्द सुनने में तो सरल लगते हैं, लेकिन जीवन में उतारना कितना कठिन है ये हम सब जानते हैं। इस अध्याय का सार यही है, हमारा दिमाग या तो बीते हुए कल के पछतावे में खोया रहता है या आने वाले कल की अनिश्चितताओं की चिंता में, और इसी खोज में आज नाम का अनमोल उपहार हमारे हाथ से फिसलकर खो जाता है। मान लीजिए राजन की कहानी। राजन एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका दिमाग हमेशा दो ही बातों में उलझा रहता है। काश मैंने पिछले साल उस नौकरी का ऑफर ठुकराया नहीं होता, और अगर अगले महीने प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या होगा। इस काश और अगर के जाल में फंसा राजन अपने वर्तमान प्रोजेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे पा रहा। नतीजा, उसका प्रदर्शन और खराब हो रहा है, जिससे उसकी चिंताएं और बढ़ रही हैं। ये एक दुष्चक्र है। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए। कैरेमिनेटी और भुवन बाम जैसे क्रिएटर्स को सोचिए। अगर वे हर वीडियो बनाते समय ये सोचते रहते कि अरे पिछला वीडियो तो वायरल नहीं हुआ या भी फ्लॉप हो गया तो, या कल कोई ट्रोल आकर कमेंट्स में क्या लिखेगा, तो क्या वे कभी इतने रचनात्मक और मस्तमौला वीडियो बना पाते? बिल्कुल नहीं। उनकी सफलता का एक बड़ा राज यही है कि वे इसी पल पर फोकस करते हैं, वही कंटेंट बनाते हैं जो उन्हें अभी अच्छा लगता है, बिना भविष्य के रिजल्ट्स की चिंता किए। संदीप माहेश्वरी का एक संवाद याद आता है। वे कहते हैं, आपका वर्तमान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने वर्तमान को संभाल लिया उसका भविष्य अपने आप संवर गया। ये बात इस अध्याय की आत्मा को छूती है। इसी तरह निशा मधुलिका ने जब अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की तो उन्होंने बड़े बड़े सपने देखने के बजाय हर दिन को एक छोटा लक्ष्य दिया। आज एक क्लाइंट को मेल करना है, कल एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। उन्होंने एक दिन के भीतर जीना सीखा और यही उनकी सफलता की नींव बनी। विजय और हर्ष बेनीवाल की जोड़ी के बारे में सोचिए। उनकी सफलता का रहस्य भी शायद यही है कि वे हर दिन मिलकर एक नयाफनी कंटेंट बनाने पर फोकस करते हैं, हम जाए इसके कि पिछले वीडियो के व्यूज कम क्यों आए। तो कैसे जिए मौजूदा दिन के भीतर? कल के लिए एक दीवार खड़ी कर दें। डेल कार्नेगी कहते हैं, हैंकल और आज के बीच एक लोहे का दरवाजा बंद कर दो। भविष्य की चिंता उस दिन करो जब वो आज बन जाए। छोटे छोटे हिस्सों में जिए, जीवन को एक साथ जीने की कोशिश न करें। अंकुर वारिकू जब मैराथन दौड़ते हैं तो वे पूरे 42 किलोमीटर का बोझ नहीं सोचते। वे अगले 1 किलोमीटर फिर अगले 1 किलोमीटर पर फोकस करते हैं। जीवन की मैराथन भी ऐसे ही जीती जाती है। आज पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप से पूछें, क्या मैं आज इसी घंटे इसी मिनट वो कर सकता हूं जो मुझे करना है? अगर हाँ तो बस कर डालिए। आशीष चंचलानी की तरह जो एक विचार आते ही उसे तुरंत एक्शन में बदल देते हैं। यह अध्याय सिर्फ एक तकनीक नहीं, जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। आज इसी पल आपके पास जो है, जहां हैं जो कर रहे हैं उसे पूरी तरह से जिएं, क्योंकि बीता हुआ कल एक रद्द किया हुआ चेक है और आने वाला कल एक आश्वासन पत्र। केवल आज ही नकद है और ये आपके हाथों में है, इसे सार्थक बनाइए। अध्याय 2, कल्पना करो राजन एक महत्वपूर्ण ऑफिस मीटिंग में बैठा है, लेकिन उसका दिमाग यहाँ नहीं है। वो भटक रहा है, अगले हफ्ते की प्रेजेंटेशन में उलझ रहा है, अगले महीने के टारगेट में और खोया हुआ है, अगले साल की प्रमोशन की चिंता में। हथेलियां पसीने से भीग रही, हैंडल की धड़कन तेज है और माथे पर बल पड़े हुए हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? ये चिंता का वो जाल है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। डेल कार्नेगी इस अध्याय में एक ऐसा मंत्र देते हैं जो चिंता को जड़ से खत्म कर देता है। वो कहते हैं, कठिनाइयों को उनके अपने घर में ही मिलो, यानी जीवन को एक बंद कमरे की तरह नहीं बल्कि एक एक दरवाजे से गुजरते हुए जियो। आज के दरवाजे में कल का सामान ना ले जाएं। ये मंत्र कैसे काम करता है?
इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। विचार कीजिए, अंकुर वारिकू जब वो अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे थे तो अगले 5 साल का पूरा प्लान बनाकर चिंता में डूब सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आज के दिन को अलग से जिया। आज का कंटेंट, आज का एनालिसिस, आज का एक छोटा कदम। उन्होंने आज की दीवार खड़ी कर दी और कल की चिंताओं को उसके पार नहीं जाने दिया। या फिर कैरी मिनाटी को लीजिए, अगर वो हर वीडियो बनाते समय ये सोचने लगते कि अगर ये वायरल नहीं हुआ तो व्यूज कम आए तो लोग क्या कहेंगे, तो शायद वो कभी कोई क्रिएटिव कंटेंट बना ही नहीं पाते। लेकिन उन्होंने एक समय में एक वीडियो पर फोकस किया, बस आज का काम, आज का शूट, बाकी सब कल पर छोड़ दिया। भुवन बाम के कॉमेडी स्किट्स में एक खास बात होती है, वो पल में जीते हैं। अगर वो हर स्किट की सफलता की चिंता करने लगते तो उनकी सहज हंसी और मस्ती गायब हो जाती। उन्होंने आज के इस छोटे से दिन में जीना सीखा, बस आज का आइडिया, आज की शूटिंग। संदीप माहेश्वरी अक्सर कहते हैं, जिंदगी को दिन ब दिन जियो। वो चिंता को मेंटल टाइम ट्रैवल बताते हैं, जहां आप शारीरिक रूप से तो वर्तमान में हैं, लेकिन मानसिक रूप से भविष्य की काल्पनिक समस्याओं से लड़ रहे हैं। ये वही है जो राजन के साथ हो रहा था। आशीष चंचलानी और निशा मधुलिका जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण है। हर दिन नए चैलेंज आते हैं, लेकिन वे एक समय में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बिजनेस की चिंता को पूरे महीने में नहीं बल्कि आज के टास्क में बांट लेते हैं। विजय और हर्ष बेनीवाल की सफलता का रहस्य भी यही है। वो लंबी यात्राओं में एक समय में एक शहर को लक्ष्य बनाते हैं। अगले 1000 किलोमीटर की चिंता नहीं, बस अगले पेट्रोल पंप तक का प्लान। तो आपके लिए इस अध्याय की प्रासंगिकता क्या है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो फाइनल एग्जाम की चिंता न करें, आज के चैप्टर पर फोकस करें। अगर आप पिटाते प्रोफेशनल हैं तो साल भर के टारगेट से न घबराएं, आज की टू डू लिस्ट पूरी करें। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो पूरे साल के प्रॉफिट लॉस का तनाव न लें, आज का एक डिसीजन लें। याद रखें, चिंता आपके वर्तमान की शक्ति को भविष्य के डर में बर्बाद कर देती है। जब आप आज के इस छोटे से दिन की सीमा में जीना सीख जाते हैं, जैसे कार्नेगी कहते हैं, तो चिंता स्वतः ही गायब हो जाती है, क्योंकि आज के दिन में ही आपकी शक्ति है, कल के दिन में नहीं। तो अगली बार जब आप राजन की तरह महसूस करें, अपने आप से पूछें, क्या ये समस्या आज की है? अगर नहीं तो इसे आज के दरवाजे से बाहर ही रहने दो। बस आज पर ध्यान दो और देखो चिंता कैसे गायब होने लगती है। अध्याय 3, चिंता को दूर करने की जादुई विधि। डेल कार्नेगी। ये नाम सुनकर ही लगता है कि कोई रहस्यमयी फॉर्मूला आने वाला है, और सच में है भी। पर यह जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो चिंता को जड़ से खत्म कर देती है। सुनिए ये छोटी सी कहानी। राजन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। प्रोजेक्ट डेडलाइन नजदीक आते ही उसकी नींद उड़ गई। रातों को वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। क्या होगा अगर प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हुआ? नौकरी चली गई तो ईएमआई कैसे भरूंगा? ये चिंताएं उसे अंदर से खोखला कर रही थीं। फिर उसने इस अध्याय वाली जादुई विधि अपनाई। पहला कदम, सबसे बुरी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। राजन ने सोचा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? नौकरी जा सकती है। फिर नई नौकरी ढूंढूंगा, बचत है, 3 महीने चल जाएगी। दूसरा कदम, इस सबसे बुरी स्थिति को मानसिक रूप से स्वीकार कर लो। जी हाँ, राजन ने खुद से कहा, ठीक है, अगर नौकरी चली भी गई तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, मैं दोबारा शुरुआत कर लूंगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, अब शांति से उस ऊर्जा को समस्या को हल करने में लगाओ। जब राजन ने नौकरी जाने के डर को स्वीकार कर लिया तो उसकी ऊर्जा चिंता करने में नहीं, बल्कि समाधान ढूंढने में लगने लगी। उसने एक्शन प्लान बनाए, टीम से बात की, प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और काम पाए बड़ी उड़ा कर लिया। यही जादुई विधि है दोस्तों। ये काम क्यों करती है? क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो हमारा दिमाग अस्पष्ट भयों से भर जाता है। जब हम सबसे बुरी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता और फिर हम स्वतंत्र होकर काम कर पाते हैं। असल जिंदगी के और उदाहरण देखिए। अंकुर वारिकू के बिजनेस में जब नुकसान हो रहा था तो उन्होंने यही तरीका अपनाया, सबसे बुरे को स्वीकार किया और फिर पूरी ऊर्जा के साथ नई स्ट्रैटेजी पर काम किया। कैरी मिनाटी जब किसी विवाद में फंसते हैं तो सबसे पहले वो सबसे बुरे परिणाम को मान लेते हैं, फिर शांति से सिचुएशन हैंडल करते हैं। भुवन बाम के फनी वीडियोस के पीछे भी यही सिद्धांत काम करता है। वो डर को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। आशीष चंचलानी, निशा मधुलिका, संदीप माहेश्वरी, इन सभी सफल लोगों ने कभी न कभी इस तरीके को अपनाया है। विजय और हर्ष बेनीवाल जैसे एंटरप्रेन्योर्स के सामने तो रोजाना चुनौतियां आती हैं और वो इसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में यह अध्याय कितना प्रासंगिक है? बिल्कुल 100%। चाहे करियर की चिंता हो, रिश्तों की, हेल्थ की या फाइनेंस की, ये जादुई विधि हर जगह काम आती है।
तो अगली बार जब चिंता आपको घेरे तो खुद से 3 सवाल पूछिए। सबसे बुरा क्या हो सकता है? इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर शांति से उस स्थिति को सुधारने में लग जाओ। याद रखिए, चिंता हमारी ऊर्जा की बर्बादी है। जब हम वर्स्ट केस सिनारियो को मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ इम्प्रूव करने का रास्ता बचता है। यही वो जादुई कुंजी है जो चिंता के ताले को खोल देती है। अध्याय 4। जब आपको लाखों का नुकसान दिखे तो क्या करें? सोचिए, आपकी नई कंपनी है और एक रात आपको अचानक एहसास होता है कि अगले महीने आपको शायद अपने कर्मचारियों का वेतन भी नहीं दे पाएंगे। यही हुआ था अंकुर वारिकू के साथ। वे अपने नए बिजनेस में लाखों का नुकसान होने की आशंका से सारी रात जागते रहे। उनका दिमाग एक ही बात को सोचता रहा, अगर सब कुछ चौपट हो गया तो, अगर मैं दिवालिया हो गया तो। मित्रों, क्या आपने भी कभी ऐसी रातें गुजारी हैं जहां चिंता आपका शांति से सोना दूभर कर दे? लेकिन अंकुर ने एक ऐसी सरल 3 स्टेप विधि अपनाई जिसने न सिर्फ उनकी नींद लौटाई बल्कि उन्हें स्थिति को संभालने की शक्ति भी दी। पहला कदम, सबसे बुरा क्या हो सकता है? खुद से सवाल कीजिए। अंकुर ने खुद से पूछा, ठीक है, बस ये बुरी स्थिति क्या है? कंपनी बंद हो जाएगी, मैं जो निवेश किया है वो डूब जाएगा, मुझे शायद नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। ये सोचते ही उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। वो अभी भी जीवित रहेंगे, उनके पास कौशल है और वो दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। आप भी अपनी किसी चिंता पर यह तरीका आजमाइए, चाहे वो प्रोजेक्ट का डर हो या रिश्ते का तनाव। सबसे बुरा क्या है? जब आप उसे शब्दों में बांटते हैं तो वो राक्षस अपनी आधी ताकत खो देता है। दूसरा कदम, सबसे बुरी स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम है। अंकुर ने खुद से कहा, ठीक है, अगर ये सबसे बुरा होता है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, मैं एक नई शुरुआत करूंगा। यही जादू हुआ। जैसे ही उन्होंने हार को स्वीकार करने का मन बना लिया, चिंता का बोझ हल्का हो गया। उन्हें समझ आया कि अगर वो जीवित रह सकते हैं तो फिर से सफल हो सकते हैं। इसी तरह कैरिमिनेटी जब शुरुआत में विफल हुए थे तो उन्होंने भी यही किया। उन्होंने मान लिया कि अगर यूट्यूब नहीं चला तो कुछ और करेंगे, और यही स्वीकार्यता ही उनके लिए वापसी का रास्ता बनी। तीसरा कदम, स्वीकृत स्थिति में सुधार लाने के लिए शांति से काम करना शुरू कर दीजिए। अब जब चिंता का भूत भाग गया तो अंकुर का दिमाग साफ हो गया। अब वो रोने या डरने की बजाय समस्या को हल करने में लग गए। उन्होंने एक्शन प्लान बनाया, खर्चे काटे, नए ग्राहक जुटाए और धीरे धीरे कंपनी को मुश्किल दौर से निकाला। यही फॉर्मूला भुवन बाम ने भी अपनाया। एक वीडियो फ्लॉप हो जाता है तो वो ये नहीं सोचते कि करियर खत्म। वो पहले मान लेते हैं, ठीक है, ये वीडियो नहीं चला, फिर शांति से अगला बेहतर वीडियो बनाने में जुट जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस अध्याय की प्रासंगिकता आज के इस अनिश्चितता भरे दौर में और भी बढ़ जाती है। चाहे आप राजन हो जिनका स्टार्टअप संघर्ष कर रहा है, या आशीष चंचलानी हो जी न के हर वीडियो पर लाखों की आलोचना होती है, या निशा मधुलिका हो जिन्हें बिजनेस के नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। संदीप माहेश्वरी अक्सर कहते हैं, असफलता एक इवेंट है, व्यक्ति नहीं। यही इस अध्याय का सार है। सबसे बुरे को स्वीकार करके आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। अब विजय और हर्ष बेनीवाल की कहानी देखें, उन्होंने कितनी बार असफलता को गले लगाया और आगे बढ़े। तो अगली बार जब चिंता आपको घेरे तो याद रखें ये 3 जादुई सवाल। सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं? अब इसे सुधारने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? यही वो कुंजी है जो चिंता के ताले को तोड़कर आपको समाधान के दरवाजे तक ले जाती है। अध्याय 5, चिंता की आदत को कैसे तोड़ें। मित्रों, क्या आपने कभी गौर किया है कि चिंता एक ऐसी लत की तरह है जो धीरे धीरे हमारे दिमाग में घर कर लेती है? ये अध्याय हमें बताता है कि इस आदत को कैसे तोड़ा जाए। राजन की कहानी सुनिए, एक सफल बिजनेसमैन जो हर छोटी बड़ी बात को लेकर चिंतित रहता था। एक दिन उसने अपने दोस्त संदीप माहेश्वरी से कहा, मैं हर समय इस डर में जीता हूं कि कुछ गलत हो जाएगा। संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, चिंता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आप बिना जरूरत के इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्याज बहुत भारी पड़ेगा। विजय और हर्ष बेनीवाल के बीच हुई बातचीत याद आती है। विजय हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। हर्ष ने उसे समझाया, भाई, कल की चिंता आज की शांति को चुरा लेती है। जिस पल को बदल नहीं सकते उसकी चिंता करके वर्तमान को क्यों खराब कर रहे हो। अंकुर वारिकू के यूट्यूब चैनल की एक घटना याद आती है। उन्होंने एक बार कन्फेशन वीडियो में बताया कि कैसे उनकी चिंता की आदत ने उनके रिश्तों को प्रभावित किया। फिर उन्होंने एक नियम बनाया, हर चिंताजनक विचार को मैं 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर देता हूं। अगर 24 घंटे बाद भी वो मायने रखता है तभी उस पर एक्शन लेता हूं। कैरिमिनाटी और भुवन बाम के बीच हुई बातचीत बहुत मार्मिक है। भुवन ने कहा, मैं हर वीडियो के बाद चिंता करता हूं कि लोग क्या सोचेंगे। कर एरी ने जवाब दिया, तुम्हारी चिंता तुम्हारी क्रिएटिविटी को मार रही है।
लोगों की राय के बजाय अपने पैशन पर फोकस करो। आशीष चंचलानी और निशा मधुलिका की कहानी भी प्रेरणादायक है। आशीष ने बताया कि कैसे उन्होंने वरी टाइम फिक्स किया, दिन में सिर्फ 30 मिनट सिर्फ चिंता के लिए, बाकी समय चिंता पर प्रतिबंध। निशा ने इस टेक्निक को अपनाकर अपनी प्रोडक्टिविटी 50% बढ़ा दी। इस अध्याय की प्रासंगिकता आज के सोशल मीडिया और फास्ट पेस्ड जीवन में और भी बढ़ जाती है, जहां हर समय किसी न किसी बात की चिंता हमें घेरे रहती है। मित्रों, चिंता की आदत को तोड़ने के लिए ये 3 स्टेप्स अपनाएं। चिंता को सिर्फ एक निश्चित समय तक सीमित कर दें। खुद से पूछें, क्या ये चिंता 5 साल बाद मायने रखेगी? जो बदल सकते हैं उस पर एक्शन ले, जो नहीं बदल सकते उसे एस्केप करें। याद रखिए, चिंता आपके आज की शांति चुराकर कल की अनिश्चितता के लिए भुगतान करती है। इस आदत को आज ही तोड़ दीजिए। अध्याय 6, अपने दिमाग को व्यस्त रखो। सुनिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खाली बैठे होते हैं तब सबसे ज्यादा नकारात्मक विचार आते हैं? यह अध्याय हमें बताता है कि चिंता से लड़ने का सबसे आसान तरीका है अपने दिमाग को इतना व्यस्त रखो कि उसे चिंता करने की फुर्सत ही ना मिले। मान लीजिए कैरेमिनाटी की कहानी। वो हर वीडियो अपलोड करने से पहले सोच में पड़ जाता, लोग क्या कहेंगे, ट्रोल्स कितना बुरा कमेंट करेंगे, ये वीडियो फ्लॉप तो नहीं हो जाएगा। एक दिन उसने महसूस किया कि ये चिंता उसे क्रिएटिविटी से दूर ले जा रही है। तब उसने एक तरकीब अपनाई, वीडियो अपलोड करते ही वो तुरंत अगले वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में जुट जाता। उसने अपने दिमाग को व्यस्त रखना सीख लिया और चिंता अपने आप गायब हो गई। यहीं पर संदीप माहेश्वरी का वो प्रसिद्ध कथन याद आता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और चिंता उसका पसंदीदा खिलौना। सोचिए, जब आपका दिमाग खाली होता है तो चिंता उसमें घर बना लेती है, लेकिन जब आप उसे काम में लगा देते हैं तो चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। अब आशीष चंचलानी की कहानी सुनिए। वो हर शूट के बाद एडिटिंग के समय ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता था। एक दिन उसने तय किया कि एडिटिंग के साथ साथ वो नई स्क्रिप्ट आइडियाज भी डेवलप करेगा। इस छोटे से बदलाव ने उसकी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर दिया। चिंता को खत्म। राजन, जो एक यूट्यूबर बनना चाहता था, हमेशा ये सोचकर परफेक्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता कि लोग क्या कहेंगे। नतीजा, 6 महीने में एक भी वीडियो नहीं बना पाया। जब उसने अपना ध्यान रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर लगाया तो उसने महीने में 10 वीडियो बना डाले। ये तो हुई क्रिएटर्स की बात, लेकिन ये सिद्धांत हर किसी के लिए काम करता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो या हाउसवाइफ। जब भी नेगेटिव विचार आए, तुरंत खुद को किसी ऐसे काम में लगा दें जिसमें आपका पूरा ध्यान लग जाए। ये काम कुछ भी हो सकता है, किताब पढ़ना, कोई नई स्किल सीखना, व्यायाम करना, यहाँ तक कि घर की सफाई करना भी। विजय और हर्ष बेनीवाल ने जब अपना बिजनेस शुरू किया तो शुरुआती फेलियर के बाद वे लगातार चिंता में घिरे रहते। फिर उन्होंने खुद को इतना व्यस्त रखना शुरू किया कि फेलियर के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। आज उनका बिजनेस करोड़ों में है। ये अध्याय हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। चिंता से भागो मत, बस अपने आप को इतना व्यस्त रखो कि चिंता तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक जाए। क्योंकि जिस दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज के लिए जगह होगी, वहां चिंता के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। अध्याय 7, छोटी छोटी बातों से अपनी शांति नष्ट ना होने दे। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां बड़ी नहीं, हम बल्कि छोटे छोटे तूफानों से आती हैं? एक ट्रैफिक जैम, किसी की एक छोटी सी टिप्पणी, व्हाट्सएप का एक मैसेज या ऑफिस की कोई मामूली बहस, ये वो छोटे छोटे पत्थर हैं जो हमारे मन की शांत झील में उथल पुथल मचा देते हैं। सुनिए राजन की कहानी। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने एक प्रेजेंटेशन पर हल्की सी आलोचना कर दी। बस यही एक छोटी सी बात, लेकिन राजन ने उसे अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लिया कि पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन वो चिड़चिड़ा हो गया, परिवार से झगड़ा किया और काम पर भी ध्यान नहीं लगा पाया। एक छोटी सी चिंता ने उसके 24 घंटे बर्बाद कर दिए। अब सोचिए यूट्यूबर कैरेमिनाटी की बात। लाखों सब्सक्राइबर्स के बीच कोई एक नेगेटिव कमेंट आ जाता है। अगर वो उस एक कमेंट पर ध्यान देने लगे और अपनी क्रिएटिविटी भूल जाए तो क्या वो आज इस मुकाम पर होता? वो जानता है कि छोटी मछलियों को पकड़ने में समय बर्बाद नहीं करना। भुवन बाम के वीडियो देखिए ना, कितनी साधारण स्थितियों को वो हंसी मजाक में बदल देता है। ट्रैफिक जैम हो या माँ की डांटवा, उसे कंटेंट बना देता है प्रॉब्लम नहीं। यही सीख है इस अध्याय की, छोटी बातों को बड़ा न बनाना। आशीष चंचलानी और निशा मधुलिका की जोड़ी को देखिए। बिजनेस सब में कितनी छोटी छोटी समस्याएं आती होंगी, कोई ऑर्डर कैंसिल, कोई कंप्लेंट, लेकिन वे इन्हें बिजनेस का पार्ट मानकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने कभी इन छोटी प्रॉब्लम्स को अपनी रचनात्मकता पर हावी नहीं होने दिया। संदीप माहेश्वरी कहते हैं, जीपीएस भी रास्ता बदल देता है, रुकता नहीं है। जब आप कार चला रहे हो और कोई छोटी रुकावट आ जाए तो क्या आप कार रोककर बैठ जाते हैं? नहीं ना, आप रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाते हैं।
जिंदगी की छोटी समस्याएं भी ऐसी ही है, इनके आगे रुक जाना नासमझी है। विजय और हर्ष बेनीवाल के बिजनेस की कल्पना कीजिए। रोजाना कितनी अनिश्चितताएं, कभी रॉ मटेरियल नहीं आया, कभी मशीन खराब, लेकिन वे हर छोटी समस्या पर तनावग्रस्त नहीं होते। वे समाधान ढूंढते हैं, शिकायत नहीं करते। याद रखिए, जो छोटी बातें 1 साल बाद महत्वहीन हो जाएंगी, उनके लिए आज शांति न खोएं। ट्रैफिक लाइट की तरह बनिए, लाल बत्ती आए तो धैर्य से रुकिए, हरी बत्ती आते ही आगे बढ़ जाइए। अपनी मानसिक ऊर्जा बचाइए, यह आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। अगली बार जब कोई छोटी बात आपको परेशान करे तो खुद से पूछिए, क्या ये बात 1 हफ्ते बाद भी मायने रखेगी? जवाब अक्सर नहीं होगा, तो फिर क्यों अपनी बहुमूल्य शांति उस पर न्योछावर करें? यह अध्याय हमें यही सिखाता है, जीवन के महासागर में छोटी छोटी लहरों से डरकर नाव नहीं छोड़नी चाहिए। बड़े लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए, छोटी परेशानियों पर नहीं, क्योंकि अंततः हमारी शांति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 8, क्या ये 5 साल बाद भी मायने रखेगा? आइए आज बात करते हैं भुवन बाम की। यूं तो वह बीबी की वाइन्स के जरिए लाखों लोगों का चेहरा खिलाते हैं, लेकिन एक दिन की बात है, भुवन अपने एक नए स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। एक जोक लिखा पढ़ा और फिर वहीं अटक गए। उनका मन कहने लगा, अरे ये तो फनी नहीं लग रहा। और फिर क्या, वो उसी एक जोक पर घंटों, हाँ पूरे घंटों सोचते रहे। क्या इसे ऐसे कहूं, क्या वैसे कहूं? शायद ये मजाक दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। उनका पूरा दिन, उनकी ऊर्जा, उनका शांति, सब उसे एक छोटी सी बात में सोख लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे, पर भैया हम सबके साथ तो ये होता रहता है। बिल्कुल, हम सबके साथ होता है। चाहे वो अंकुर वारिकू हों जो अपने बिजनेस के एक छोटे से फैसले पर हफ्तों चिंता करते रहें, या फिर कैरेमिनाटीजो एक विवादास्पद वीडियो अपलोड करने के बाद ये सोच कर परेशान हो कि लोग क्या कहेंगे, या फिर हम में से कोई भी ऑफिस में बॉस की एक टिप्पणी, दोस्त से हुई एक छोटी सी बहस, रास्ते में हुई एक तकरार और हमारा दिन खराब। लेकिन इस अध्याय का सार यही है, जीवन बहुत छोटा है, इसे छोटी छोटी बातों के लिए नष्ट मत करो। तो सवाल ये उठता है कि इन छोटी बातों के चक्रव्यूह से निकलें कैसे? लेखक डेल कार्नेगी एक जादुई सी चाबी देते हैं। वो चाबी है एक सरल सवाल, क्या ये बात 5 साल बाद भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? इस सवाल को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये एक फिल्टर का काम करेगा। सोचिए ना, राजन सोच रहा है कि उसकी टीम ने आज की प्रेजेंटेशन में उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। 5 साल बाद क्या उसे ये प्रेजेंटेशन याद भी रहेगी? निशा मधुलिका एक नया ब्लॉग पोस्ट लिखकर चिंतित हैं कि उनके कुछ फॉलोअर्स ने नेगेटिव कमेंट किए हैं। 5 साल बाद क्या ये कमेंट्स उनकी सफलता के आगे कोई मायने रखेंगे? आशीष चंचलानी ने एक वीडियो में कोई छोटी सी गलती कर दी और अब उसे डिलीट करने पर विचार कर रहे हैं। 5 साल बाद क्या उनके करियर में उस एक वीडियो की वजह से कोई फर्क पड़ेगा? जवाब ज्यादातर मामलों में एक जैसा ही होगा, नहीं। संदीप माहेश्वरी अक्सर कहते हैं कि 90% चिंता उन बातों की होती है जो कभी हुई ही नहीं है, जिनका असर हमारी जिंदगी पर लंबे समय तक रहने वाला नहीं होता। विजय और हर्ष बेनीवाल ने जब अपना पहला बिजनेस शुरू किया था तो शुरुआती असफलताओं को उन्होंने इसी नजरिए से देखा। उन्होंने खुद से पूछा, क्या ये असफलता हमें 5 साल बाद भी परेशान करेगी, या फिर हम इससे सीखकर आगे बढ़ जाएंगे? उनका फोकस लंबे गोल पर था कि रोज की छोटी मोटी ठोकरों पर। तो अगली बार जब कोई छोटी सी बात आपको परेशान करने लगे, जब आप भुवन बाम की तरह किसी एक जोकिया समस्या पर अटके रह जाएं, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से ये जादुई सवाल पूछिए, क्या ये बात 5 साल बाद भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब नहीं है तो उस चिंता को उसी वक्त वहीं छोड़ दीजिए। अपनी कीमती ऊर्जा और समय को उन चीजों के लिए बचाइए जो वाकई आपकी जिंदगी में 5 साल, 10 साल या 50 साल बाद भी मायने रखती हैं, जैसे आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपके सपने और आपकी खुशी। क्योंकि सच तो यह है, आपकी जिंदगी एक कीमती गिफ्ट है, इसे छोटी छोटी चिंताओं की भेंट चढ़ा देना सही नहीं होगा। अध्याय 9, आलोचना से कैसे निपटें। सुनिए एक सच्चाई जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते। चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न बन जाएं, कोई न कोई आपकी आलोचना करेगा ही। ये जिंदगी का एक कड़वा सच है। मैं आपको राजन की कहानी सुनाता हूँ। राजन एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर था। उसने एक नया डिजाइन बनाया और अपने दोस्तों को दिखाया। एक दोस्त बोला, वाह ये तो बहुत शानदार है। दूसरा बोला, ये क्या बनाया है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। राजन उदास हो गया। उसने अपना वो डिजाइन बदल दिया, फिर दूसरा वर्जन बनाया। कुछ लोगों को वो पसंद आया, कुछ को नहीं। राजन फिर से परेशान। उसने तीसरा डिजाइन बनाया और ये सिलसिला चलता रहा।
आखिरकार राजन इतना कंफ्यूज हो गया कि उसने डिजाइनिंग ही छोड़ दी। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन सफल लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कैरी को ही ले लीजिए। कितने लोग उनके कंटेंट की आलोचना करते हैं। कोई कहता है ये तो बचकाना है, कोई कहता है इसमें क्या मजा आया, लेकिन कैरी अपना काम करते रहते हैं। या भुवन बाम को देखिए, उनके वाइन्स पर कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये क्या बेवकूफी भरी बातें करता है, लेकिन बीबी अपने स्टाइल में काम करते रहते हैं। रही बात आशीष चंचलानी की, उनके बिजनेस टिप्स पर कितने लोग सवाल उठाते हैं। कोई कहता है ये तो बेकार सलाह है, कोई कहता है इन्होंने कभी बिजनेस किया भी है या नहीं, लेकिन आशीष रुकते नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, इन सभी सफल लोगों ने एक रहस्य सीख लिया है, अनुचित आलोचना को नजरअंदाज करना। यहाँ पर डेल कार्नेगी एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जब आप कुत्ते से डरकर भागते हैं तो वो आपके पीछे भागता है, लेकिन अगर आप उसे अनदेखा कर दें तो वो चला जाता है। आलोचना भी कुछ ऐसी ही है। संदीप माहेश्वरी का उदाहरण लीजिए। कितने लोग उनके मोटिवेशनल स्पीच का मजाक उड़ाते हैं। ये तो बस बातें करना जानते हैं, इनकी बातों में कोई सब्सटेंस नहीं है। लेकिन संदीप जी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, आलोचना से कैसे निपटें? पहला नियम, आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो अक्सर वो आपके काम की कर रहा होता है, आपकी व्यक्तिगत तौर पर नहीं। विजय और हर्ष बेनीवाल के बिजनेस के बारे में लोग क्या कहते हैं? ये तो बस लग्जरी कारों का शो ऑफ करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये सिर्फ उनके काम के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया है। दूसरा नियम, उचित आलोचना से सीखें। कुछ आलोचना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर कोई आपको सही सुझाव दे रहा है तो उसे ग्रहण करें, लेकिन सिर्फ नकारात्मक बातों को अनसुना कर दें। तीसरा नियम, याद रखें कि महान लोगों की हमेशा आलोचना होती रही है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक, सभी की आलोचना हुई है। यह आपके महान होने का संकेत हो सकता है। चौथा नियम, हमेशा खुद से पूछें, क्या यह सच है? अगर आलोचना सही है तो उसे स्वीकार करें और सुधारें, अगर गलत है तो भूल जाएं। आज के सोशल मीडिया के दौर में यह अध्याय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हर रोज आपको सैकड़ों लोग आलोचना करते मिल जाएंगे। अगर आप हर एक की बात सुनने लगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो गहरी सांस ले, मुस्कुराएं और अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि जो लोग सिर्फ आलोचना करते हैं वो आमतौर पर वही होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे। याद रखिए, खुद पर विश्वास रखना सीखें। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, और जब तक आप अपने आप से खुश हैं, दुनिया की आलोचना से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कल हम बात करेंगे अगले अध्याय की, थकान और चिंता को कैसे दूर भगाएं। तब तक के लिए एक काम कीजिए, आज जो भी नकारात्मक टिप्पणी आपको मिले उसे अनदेखा कर दीजिए। आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है, दूसरों की राय से नहीं चलेगी। अध्याय 10, जब आपको लात मारी जाए तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं। सुनिए एक कहानी। आशीष चंचलानी अपनी एक वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहे थे। एक यूजर ने लिखा था, आपकी आवाज बहुत भद्दी है, प्लीज कैमरे के सामने मत आया करो। आशीष का दिल टूट गया। वो दिन भर सोचते रहे, क्या सच में मैं इतना बुरा हूं? लेकिन फिर उन्होंने एक पुरानी कहानी याद की। एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। एक आदमी रोज उसके पास से गुजरता और चिल्लाता, तुम्हारी कुल्हाड़ी बेकार है, तुम कभी इस पेड़ को नहीं काट पाओगे। लकड़हारा उसकी बातों को अनसुना करके बस काम करता रहा। एक हफ्ते बाद पेड़ गिर गया। जब लकड़हारे ने उस आदमी से पूछा, तुम रोज मुझे हतोत्साहित क्यों करते थे? तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं उस जमीन का मालिक हूं जहां ये पेड़ गिरना था। दोस्तों, यही सच्चाई है। अनुचित आलोचना अक्सर छिपी हुई तारीफ होती है। आपने कैरी को देखा है? जब वो वायरल होते हैं तब सबसे ज्यादा हेट मिलता है, पर क्या वो रुकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है, कोई आदमी तभी लात मारता है जब वो पेड़ के ऊपर होता है। यानी जब आप सफल होने लगते हैं तभी लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। राजन की कहानी सुनिए। उसने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। उसके चचेरे भाई ने कहा, यूट्यूब से पैसा कमाना ये तो समय की बर्बादी है। 6 महीने बाद जब राजन की कमाई जॉब से ज्यादा हो गई तो वही चचेरे भाई उससे पूछने लगे, भाई मुझे भी ये सब सिखा दो। संदीप माहेश्वरी कहते हैं, न लोग तब तक आपकी आलोचना करेंगे जब तक आप औसत दर्जे के हैं। जब आप सफल हो जाओगे तो वही लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। तो क्या करें? अपना सर्वश्रेष्ठ दो और फिर अपनी उम्र के लकड़ी के पहिए को लुढ़कने दो। यानी आप बस इतना करें कि अपना 100% दें, फिर चिंता छोड़ दें। जैसे पुराने जमाने में लकड़ी के पहिए की गाड़ी चलाते थे, गाड़ी को धक्का देते और फिर उसे अपने आप चलने देते थे। भुवन बाम का उदाहरण लीजिए।
उन्होंने कॉमेडी की शुरुआत की तो लोगों ने कहा, ये कैसा ढंग है, इन्हें एक्टिंग नहीं आती, पर भुवन ने अपना स्टाइल बनाए रखा। आज लाखों लोग उन्हें पसंद करते हैं। निशा मधुलिका जब ब्लॉगिंग शुरू कर रही थी तो लोग कहते थे, ये कौन सी नौकरी है, कोई स्थिर काम करो। आज निशा हजारों महिलाओं को इंस्पायर कर रही हैं। विजय और हर्ष बेनीवाल के बारे में सोचिए। जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो कितनी मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो आज का मंत्र सिंपल है, आलोचना को पर्सनल ना लें। अगर कोई आपकी कमी बताए तो सीखे, अगर कोई बिना वजह टोके तो अनसुना कर दें। सफल लोगों की लिस्ट बनाएं जिन्हें शुरू में क्रिटिसिज्म मिला पर आज वो सफल है। ये अध्याय आज के सोशल मीडिया के दौर में और भी जरूरी हो गया है, जहां हर 10 सेकंड में कोई न कोई आपको ट्रोल कर सकता है। पर याद रखिए, जब तक आप कुछ कर रहे होते हैं तब तक लोग बोलेंगे ही। तो क्या करेंगे? क्या आलोचनाओं से डरकर अपने सपनों को छोड़ देंगे, या फिर आशीष चंचलानी की तरह आगे बढ़ते रहेंगे? अपना बेस्ट दीजिए, लकड़ी के पहिए को लुढ़कने दीजिए, और जब कोई आपको लात मारे तो मुस्कुराकर कहिए, शुक्रिया, इसका मतलब मैं सही रास्ते पर हूं। क्योंकि असल में जो पेड़ सबसे ऊंचे होते हैं उन्हीं को हवाएं सबसे ज्यादा झकझोरती हैं, पर वे ही तो आकाश को छूते हैं ना। अध्याय 11, थकान और चिंता से बचाव कैसे करें। यह अध्याय आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप खुद को हमेशा थका हुआ और तनावग्रस्त महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि भुवन बाम के वीडियोस में वो कितनी एनर्जी से भरे रहते हैं, पर एक दिन उन्होंने कॉन्फेस किया, दोस्तों, कैमरे के पीछे मैं इतना थक जाता था कि कुछ करने का मन नहीं करता था। यही हाल संदीप माहेश्वरी का भी हुआ जब उनकी पहली कंपनी फेल हुई। वो बताते हैं, मैं रात रात भर जागता, सिर दर्द रहता, लेकिन समस्या थी मेरी सोच में, शरीर में नहीं। डेल कार्नेगी कहते हैं, थकान का मुख्य कारण शारीरिक श्रम नहीं बल्कि मानसिक तनाव है। सोचिए, विजय और हर्ष बेनीवाल जब नया बिजनेस शुरू कर रहे थे तो वो दिन भर मीटिंग्स करते, लेकिन फिर भी तरोताजा रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्किंग स्मार्ट सीख लिया था। राजन का किस्सा सुनिए। ऑफिस से घर आते आते वो इतने थके रहते कि परिवार से बात करने का मन नहीं करता। एक दिन उनकी बेटी ने पूछा, पापा, आप हमसे नाराज तो नहीं? ये सवाल राजन के दिल में उतर गया। फिर उन्होंने डेल कार्नेगी की इस बात को अपनाया, काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लो, रिलैक्स करो। महीने भर में उनकी एनर्जी लेवल 2 गुना हो गया। अंकुर वारिकू अपने वीडियोज में अक्सर कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं दिन भर काम करता हूं, पर सच ये है कि मैं हर 45 मिनट के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेता हूं। इससे क्रिएटिविटी बनी रहती है। कैरिमिनाटी और आशीष चंचलानी की सफलता का राज, वो हर काम को एंजॉय करते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो थकान कम होती है। याद रखिए, आपकी मानसिक स्थिति शारीरिक थकान से ज्यादा मायने रखती है। निशा मधुलिका जैसे एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस सीक्रेट्स में से एक है वर्क लाइफ बैलेंस। वो कहती हैं, जब आप ऑफिस का तनाव घर ले जाते हैं और घर का तनाव ऑफिस, तो आप कहीं भी शांति से नहीं रह पाते। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में ये अध्याय और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि थकान और चिंता आपकी प्रोडक्टिविटी, रिश्ते और सेहत तीनों बर्बाद कर सकती है। तो अगली बार जब थकान महसूस हो तो खुद से पूछिए, क्या मैं सचमुच थक गया हूं या सिर्फ मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा हूं? छोटे ब्रेक लीजिए, काम को एंजॉय कीजिए और देखिए कैसे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक अध्याय नहीं बल्कि बेहतर जीवन जीने का मंत्र है, और अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में भी वही बदलाव आएगा जो दुनिया के सबसे सफल लोगों की जिंदगी में आया है। अध्याय 12, सुनिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप पूरे दिन भागदौड़ के बाद घर लौटते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं? बच्चे का खिलौना वहीं पड़ा होना, रात के खाने में नमक कम होना, ये सब चिंगारी बनकर आपके मन में आग लगा देती हैं। यही हाल निशा मधुलिका का था। एक शूटिंग के दिन वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करती। जब वो घर पहुंचती तो उसका दिमाग और शरीर पूरी तरह थक चुके होते। एक दिन उसके पति ने सिर्फ इतना पूछा, आज रात खाने में क्या बनेगा? और निशा का गुस्सा फूट पड़ा, तुम्हें हमेशा बस खाने की ही चिंता रहती है, क्या तुम कभी मेरी थकान के बारे में सोचते हो? उसके पति चुपचाप रसोई में चले गए, लेकिन निशा पूरी रात सो नहीं पाई। उसे एहसास हुआ कि उसकी चिड़चिड़ाहट असल में थकान की वजह से थी, न कि उस सवाल की वजह से। दोस्तों, यहाँ एक गहरा सच छुपा है, थकान चिंता का प्रवेश द्वार है। आपने राजन को तो देखा ही होगा, जब वो लगातार कई घंटे तक बिना रुके काम करता है, फिर छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाता है। या कैरिमिनाटी को ही ले लीजिए, जब वो कई वीडियो बैक टू बैक शूट कर लेता है, फिर किसी टीम मेंबर की छोटी सी गलती पर भी भड़क उठता है। लेकिन अब देखिए विजय और हर्ष बेनीवाल को।
उनकी सफलता का एक राज है, वे हर 2 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक जरूर लेते हैं और वे बेहतर निर्णय ले पाते हैं। संदीप माहेश्वरी अक्सर कहते हैं, जब आप थकान महसूस होने का इंतजार करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आराम करने का सबसे अच्छा समय वो है जब आपको लगे कि आपको आराम की जरूरत नहीं है। अंकुर वारिको ने एक बार अपने वीडियो में शेयर किया था कि कैसे उन्होंने पोमोडोरो टेक्निक अपनाई, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। इससे न सिर्फ उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी बल्कि वे कम चिंतित भी रहने लगे। भुवन बाम का एक वीडियो याद आता है जहां वो दिखाते हैं कि कैसे वो शूटिंग के बीच बीच में थोड़ा डांस करके, मस्ती करके अपने दिमाग को रिफ्रेश करते हैं। और आशीष चंचलानी तो हर महीने 1 दिन का डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, बिना फोन और लैपटॉप के पूरा दिन। साथियों, थकान महसूस होने से पहले ही आराम कर लो। एक तरोताजा दिमाग न सिर्फ बेहतर काम करता है बल्कि चिंता को दूर रखने की सबसे बड़ी ताकत भी है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम सब मल्टीटास्किंग के चक्कर में खुद को थका देते हैं, ये अध्याय और भी प्रासंगिक हो जाता है। तो अगली बार जब आप काम में इतने खो जाएं कि खुद को भूलने लगें तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए और फिर देखिए कैसे चिंताओं के बादल छटने लगते हैं। क्योंकि जिस दिमाग ने आपको सफलता तक पहुंचाया है, उसकी देखभाल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अध्याय 13, सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो सफलता की फसल काटेंगे। आप सोचते क्या हैं, ये सवाल जिंदगी बदल सकता है। इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसे छात्र से होती है जिसने परीक्षा से पहले ही हार मान ली थी। वो बार बार कहता, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, और हुआ भी वही। उसने खुद ही अपनी हार तय कर दी थी। दोस्तों, हमारे विचार हमारे जीवन के निर्माता हैं। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। राजन की कहानी सुनिए। वो हमेशा कहता, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूं, कभी अमीर नहीं बन सकता, और सचमुच वह जिंदगी भर संघर्ष करता रहा। उधर अंकुर वारिको ने सोचा, मैं अपने शौक को करियर बनाऊंगा, और आज वो सफल यूट्यूबर है। कैरमिनेटी को देखिए। शुरुआत में लोग उनके कंटेंट पर हंसते थे, लेकिन उनकी सकारात्मक सोच ने कहा, मैं अपने अंदाज में सफल होऊंगा, और आज लाखों फैंस उनके इंतजार में रहते हैं। भुवन बाम के बारे में सोचिए। उन्होंने छोटी छोटी परेशानियों को भी हंसते हंसाते सकारात्मक तरीके से पेश किया। उनका मंत्र था, हर स्थिति में हंसी ढूंढो। आशीष चंचलानी और निशा मधुलिका ने डिजिटल दुनिया में सकारात्मक सोच के बलबूते ही सफलता पाई। संदीप माहेश्वरी तो कहते हैं, आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। मेरे प्यारे श्रोताओं, विजय और हर्ष बेनीवाल की जोड़ी देखिए। उन्होंने हर मुश्किल को समस्या नहीं माना। जब कोई दिक्कत आती तो वे कहते, इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। याद रखिए, आपका दिमाग एक उपजाऊ जमीन है। अगर आप इसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो सफलता की फसल काटेंगे। नकारात्मक विचारों को जन्म देंगे तो विफलता की झाड़ियां उगेंगी। आज ही तय कर लीजिए, मैं अपने विचारों की दिशा बदलूंगा। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक में बदलूंगा। जब कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछिए, इस स्थिति से कैसे सीख मिल सकती है, इसमें क्या अवसर छुपा है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं बल्कि एक ऐसी आदत है जिसे आप रोज अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। शुरुआत छोटे छोटे विचारों से करिए। आज से ही कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि सच तो ये है, आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है। और अच्छी खबर यह है कि आपकी सोच पर आपका पूरा नियंत्रण है। अध्याय 14, जो दिमाग में है वही तो दुनिया है। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे दिमाग का घर है। जैसे विचार वैसी हकीकत। सुनकर लगता है साधारण सी बात है ना, पर इस एक वाक्य में संदीप माहेश्वरी ने चिंता की जड़ और उसका इलाज दोनों छिपा दिए। यह अध्याय चिंता पर नहीं, उसके विकल्प पर है। विचार ही वास्तविकता है। राजन सोचता रहता, मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा। उसका दिमाग उसे बुरे सपने दिखाने लगा। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्यों ना इस एनर्जी को सोलर पैनल बिजनेस शुरू करने में लगाऊं। आज राजन के पास 50 लोगों की टीम है। वही चिंता, वही ऊर्जा, बस दिशा बदल दी। समस्या नहीं, समाधान बनो। अंकुर वारिको के वीडियो देखें, हर मुश्किल का प्रैक्टिकल सोल्यूशन देते हैं। कैरमिनेटी का कॉमेडी स्टाइल, भुवन बाम के विज्ञान के एक्सपेरिमेंट्स, ये सब बताते हैं कि एक ही चीज को अलग नजरिए से देखा जा सकता है। आशीष चंचलानी ने कहा था, जब लाइफ लेमन दे तो नींबू पानी बेचने का बिजनेस मॉडल बनाओ। चिंता को कैसे बदलें। निशा मधुलिका की कहानी याद करें, घरेलू महिला से करोड़ों की कंपनी खड़ी करने तक। वो रोज सोचती, आज क्या नया सीखूंगी, न कि लोग क्या कहेंगे। विचारों ने उनकी दुनिया बदल दी। विजय और हर्ष बेनीवाल ने जब पहली दुकान खोली तब सोचा, क्या होगा अगर फेल हो गए। फिर विचार बदला, हम इसे इतना अच्छा कैसे बना सकते हैं कि सफलता अपने आप आ जाए। आज उनके शोरूम्स पूरे देश में है। आज ही प्रयोग करें। अगले 1 घंटे में जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछो,
इस स्थिति को सुधारने के लिए मैं अभी क्या छोटा स्टेप ले सकता हूँ? चिंता करोगे तो समस्या बड़ी होती जाएगी। समाधान की ओर कदम बढ़ाओगे तो रास्ते खुलते चले जाएंगे। अध्याय 15। क्षमा करने का महत्व। क्षमा करने का महत्व। डेल कार्नेगी की इस किताब का ये अध्याय तो मानो हमारे दिल की गहराइयों में छिपे एक जहर को निकाल फेंकने की कला सिखाता है। सुनिए, एक दिलचस्प किस्सा है राजन का। राजन ने अपने बिजनेस पार्टनर अंकुर वारेकू पर भरोसा किया, लेकिन अंकुर ने उन्हें धोखा दे दिया। राजन की जिंदगी की सारी कमाई डूब गई। वो रात दिन इसी बात को सोच सोचकर जलता रहा, मैं अंकुर को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ? राजन का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नींद उड़ गई, खुशी गायब हो गई। उसका गुस्सा अंकुर को तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, लेकिन खुद राजन को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। यहाँ कार्नेगी एक गहरी बात कहते हैं, क्षमा करना दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए एक उपहार है। आपने कैरेमिनाटी और भुवन बाम की रिवॉल्वरी देखी होगी। एक दूसरे पर टिप्पणियां, जवाबी टिप्पणियां, ये सब किस लिए? देखिए, निशा मधुलिका को, जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में कई असफलताओं और आलोचनाओं का सामना किया लेकिन कभी किसी से बैर नहीं रखा, आज उनका नाम सफलता की मिसाल है। संदीप माहेश्वरी अक्सर कहते हैं, जब आप किसी के प्रति नकारात्मक भावनाएं पालते हैं तो आप अपनी ही एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, विजय और हर्ष बेनीवाल का। दोनों बचपन के दोस्त थे, बिजनेस में साथ आए, फिर कुछ मतभेद हो गए, सालों तक बातचीत बंद रही। एक दिन विजय ने पहल की और माफी मांग ली। आज उनकी कंपनी देश की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से एक है। आशीष चंचलानी के वीडियोस देखिए, वो कितने पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहते हैं। क्या आपको लगता है वो अपनी पुरानी निराशाओं और धोखों को समेटे घूम रहे हैं? मित्रों, क्षमा करना वीकनेस नहीं बल्कि एक ताकत है। यह आपको इमोशनल बैगेज से मुक्त करती है। जैसे कार्नेगी कहते हैं, जब आप नफरत और बदला लेने के विचारों को अपने दिमाग से निकाल देते हैं तो आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। आज के दौर में जहां स्ट्रेस और एंजाइटी कॉमन हो गए हैं, यह अध्याय और भी रेलेवेंट हो जाता है। क्षमा आपको भारी भरकम बोझ से हल्का कर देती है, आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का मौका देती है। तो अगली बार जब कोई आपको दुख पहुंचाए तो याद रखिए, माफ कर दीजिए, अपने लिए, अपनी शांति के लिए। क्योंकि जो लोग क्षमा करना सीख जाते हैं वो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान जाते हैं। अध्याय 16। क्षमा अपने आप को दिया गया उपहार। आपने सुना होगा विजय और हर्ष बेनीवाल की कहानी। साथ मिलकर शानदार बिजनेस खड़ा किया, फिर एक दिन बाद बिगड़ी, पार्टनरशिप टूटी, और जहां एक व्यवसाय टूटा वहीं दो दिलों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। विजय कहते, हर्ष ने मेरा विश्वास तोड़ा। हर्ष कहते, विजय ने मेरे सपनों को कुचला। ये कड़वाहट एक ऐसा जहर बन गई जो दोनों रोज पी रहे थे, मगर असल में वो जहर उनके अपने शरीर में उतर रहा था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब आप किसी से नफरत करते हैं तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं? सोचिए उस पल की जब आपके दिमाग में कोई ऐसा इंसान आता है जिससे आप नाराज हैं। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, माथे पर बल पड़ जाते हैं, रात की नींद उड़ जाती है। क्या सच में वो इंसान जो शायद आपसे हजारों किलोमीटर दूर है आपको इतना नुकसान पहुंचा सकता है? जवाब है हाँ, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसे ऐसा करने की इजाजत दे रहे हैं। ये कड़वाहट एक जलता हुआ कोयला है जिसे आप दूसरे पर फेंकने के लिए अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। जल कौन रहा है? आपका अपना हाथ। अब आप सोच रहे होंगे, मगर मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, मैं कैसे माफ कर दूं? सुनिए राजन की कहानी। राजन और अंकुर वारेकू बचपन के दोस्त थे। एक साथ कंटेंट बनाते, एक साथ सपने देखते। फिर एक वीडियो वायरल हुआ और क्रेडिट की फाइट ने उनकी दोस्ती में दरार डाल दी। राजन महीनों तक डिप्रेशन में रहा। एक दिन उसने संदीप माहेश्वरी का एक लेक्चर सुना जहां संदीप ने कहा, अगर तुम्हारी नाव में छेद है तो तुम दूसरे की नाव में छेद करके खुश नहीं हो सकते, पहले अपनी नाव को तो ठीक करो। राजन ने अंकुर को फोन किया, बातचीत हुई, माफी मांगी और दी गई। उस दिन राजन को पता चला कि माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। माफी का मतलब था, मैं अपने आप को इस बोझ से आजाद कर रहा हूं। कैरेमिनाटी और भुवन बाम के बीच भी कभी ऑनलाइन टकराव हुआ था। आज दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा कि बैर बनाए रखने से सिर्फ नेगेटिविटी मिलती है, जबकि आगे बढ़ने से पूरी दुनिया। निशा मधुलिका ने एक बार कहा था, बिजनेस में रिश्ते तो टूटेंगे ही, मगर आपका आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। और आत्मविश्वास तभी बचेगा जब आप अपने मन से बोझ हटाएंगे। आशीष चंचलानी के लाइव सेशन में एक व्यक्ति ने पूछा, सर मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, मैं कैसे माफ कर दूं? आशीष ने जवाब दिया, भाई तुम उसे माफ करके अपने लिए एक गिफ्ट खरीद रहे हो। वो गिफ्ट है चैन की नींद और दिमाग की शांति। ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है।
तो प्रिय श्रोताओं, ये अध्याय हमें एक ही बात सिखाता है। क्षमा करना दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए एक गिफ्ट है। जब आप किसी के प्रति कड़वाहट छोड़ देते हैं तो आप अपने शरीर और दिमाग से एक जहर निकाल रहे होते हैं। आपकी चिंताएं अपने आप कम होने लगती हैं, आप हल्के महसूस करते हैं, आप आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो आज अभी इस पल किसी एक इंसान के नाम को याद कीजिए जिससे आप नाराज हैं, और मन ही मन में कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं और अपने आप को इस बोझ से आजाद करता हूं। क्योंकि हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। अपने आप को जीवन देने के लिए दूसरों को क्षमा करना सीखिए। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग समापन। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ऑफिस के कमरे से जहां राजन सुबह सुबह ही अपनी चाय ठंडी करके बैठा है। उसकी भौहें तन गई है, चेहरा फैला हुआ है। कल शाम बॉस ने जो प्रोजेक्ट का प्रेशर दिया, उसकी चिंता में उसकी रात की नींद उड़ गई। अगर प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं हुआ तो, अगर क्लाइंट नाराज हो गया तो, ये अगर का खेल उसके दिमाग में चल ही रहा था। तभी उसकी नजर किताब के इस अध्याय पर पड़ी, जीवन के बारे में तथ्यों का सामना करें। और यही है इस पूरी किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का सबसे बड़ा मूल मंत्र। डील कार्नेगी कहते हैं, चिंता तब मर जाती है जब हम उसे तथ्यों की कसौटी पर कसते हैं। यानी अपने सबसे बुरे डर से सीधे सामना करो। सोचो, अंकुर वारेकू का जब उन्होंने पहली बार कैमरा ऑन किया होगा, दिल धक धक कर रहा होगा, लेकिन उन्होंने खुद से पूछा होगा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? कोई मजाक उड़ाएगा तो भी मैं मर तो नहीं जाऊंगा। फिर डर किस बात का? और आज वो लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहे हैं। ये किताब हमें 3 स्टेप सिखाती है। सबसे बुरी स्थिति को स्वीकार करो, जैसे कैरी मिनाटी ने किया। एक वीडियो फ्लॉप हो गया तो क्या दुनिया खत्म नहीं हुई? स्वीकार कर लिया कि चलो अगला बनाते हैं। उस सबसे बुरी स्थिति के हो जाने को मानसिक रूप से स्वीकार कर लो। भुवन बाम का सफर देखो, कितनी बार स्क्रिप्ट रिजेक्ट हुई होंगी, लेकिन उन्होंने मान लिया था कि शो चलना बंद भी हो गया तो वापस शुरुआत तो कर ही सकते हैं। ये मान लेने से डर गायब हो जाता है। फिर शांति से उस स्थिति को सुधारने में लग जाओ। आशीष चंचलानी और निशा मधुलिका को देखो, बिजनेस में कितनी उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने घबराने की बजाय शांति से नए तरीके खोजे और आगे बढ़ते रहे। संदीप माहेश्वरी कहते हैं, न अगर समस्या का समाधान है तो चिंता क्यों, और अगर समस्या का समाधान नहीं है तो चिंता करके क्या हासिल होगा। ये एक लाइन पूरी किताब का सार है। ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी परेशानियां गायब कर देगी, बल्कि आपको वो मिरर देती है जिससे देखने पर आपको हर समस्या एक चुनौती लगेगी, अभिशाप नहीं। विजय और हर्ष बेनीवाल जैसे बिजनेसमैन के पास भी रोज नई चुनौतियां आती हैं, लेकिन वो चिंता में डूबते नहीं बल्कि एक्शन लेते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हमने पूरी कर ली है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग की ये शानदार यात्रा। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस एक दिन में पूरी किताब सुनकर खुद में निवेश किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यही लगन आपको जिंदगी की हर चिंता से ऊपर उठाकर एक बेहतर जीवन जीने की ताकत देगी। आपको ये किताब कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और वीजे बुकवाला को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगली किताब है बिल्कुल अलग, बिल्कुल धमाकेदार। अगली बार हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी किताब जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। एक ऐसी कहानी जो साबित कर देगी कि आपकी सफलता का राज आपके दिमाग के एक छोटे से स्विच को ऑन करने में छिपा है। क्या आप तैयार हैं अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ने के लिए? तब तक के लिए खुश रहिए, एक्शन लीजिए और चिंता को अलविदा कहिए।